नमस्कार। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए हम फिर से भारत के भूगोल के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जिन्हें हम सोल्व करने वाले हैं। और इन प्रश्न उत्तर को सोल्व करके, हल करके जो हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका माइनस मार्किंग की जो एग्जाम है उसमें आप बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब एग्जाम में केवल तुक्के लगाने से काम नहीं होगा। एग्जाम में आपके पास में सटीक नॉलेज नॉलेज ही नहीं, लेकिन उस एट ए टाइम पर आपके माइंड में कौन सा पॉइंट आपको सही लग रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सही कैसे लगेगा? जब आप समझ के काम करेंगे। रट के काम करने पर कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए समझिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर लगाइए। यह एग्जाम का मूल मंत्र है। क्या कि प्रश्न उत्तर अधिकतम लगाइए, और उससे आपका माइंड की जो सेट है या माइंड का जो एक पैटर्न है क्वेश्चन आंसर लगाने का, वो उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ठीक है, पहला सवाल है हमारा। महादेव पहाड़ियां महादेव पहाड़ियां भाग हैं, किसका भाग है? तो यहां पर देखना है, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्यन पर्वत है या विंध्य पर्वत है, पश्चिमी घाट है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका आंसर आएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। और इसका आंसर आएगा क्या? तो महादेव पहाड़ियां सब जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत में है। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? ये यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वत मिलेगा, और ये यहाँ मैकाल मिलेगा। और सतपुड़ा की ही ऊंची चोटी का नाम है ये यहाँ धूपगढ़। तो और धूपगढ़ कहाँ है? तो महादेव पहाड़ियों में है। ये वाला एरिया है महादेव पहाड़ियों का, और यहीं पर आपके है धूपगढ़। लेकिन महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। पश्चिमी घाट कहाँ है? ये पश्चिमी घाट यहाँ है। और विंध्याचल पर्वत कहाँ है? तो ये विंध्य पर्वत ये यहाँ पर है। और इसी प्रकार से ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा पर्वत का। सिंपल सा सवाल है, किंतु ये इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूपगढ़ की चोटी स्थित है, ये अभी अभी आपको बताया। धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में, या सवाल आएगा कि पचमढ़ी की पहाड़ियों में है, और यहाँ पर है मैकाल। और ये है महादेव वाला जो भाग है। तो धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ये सतपुड़ा रेंज। और यदि सतपुड़ा रेंज के साथ में एक और ऑप्शन में यदि लिखा होता महादेव पहाड़ियां, महादेव, तो आपको सटीक आंसर क्या होता? और एक बार आ चुका है सिविल सर्विसेज एमपीपीएससी में सवाल ये, धूपगढ़ की चोटी स्थित है सतपुड़ा पर्वत में या महादेव में? तो इसका ऐसे यदि ऑप्शन में है तो फिर महादेव आपका सटीक आंसर होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग पर आपको अपने पढ़ाई करने के तरीके को बेस्ट करना होगा। अगला पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। लेकिन सवाल ये भी बन सकता है कि कौन से पर्वत में है, महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में? तो आपका आंसर होगा महान हिमालय में स्थित है। और यह यह हमारा महान हिमालय पर्वत है। और महान हिमालय पर्वत के अंदर इस जगह पर आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय में है। नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लोटसे है, या मकालू है? तो इसमें मतलब पर्वत का मतलब यहाँ कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कितना है? 8,850 भी लिखा है कहीं, 48 मीटर। हम बोलेंगे कि 8,848 मीटर ऊंची है। कौन से पर्वत में है? तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर हिमालय में है, मतलब महान हिमालय में है, वृहद हिमालय में है। कौन से देश में है? नेपाल में है। कंचनजंगा, अच्छा ये सबसे ऊंची हो गई, दुनिया की सबसे ऊंची। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये है, तीसरी दुनिया की। लेकिन भारत की हिमालय में स्थित, जैसे ये हमारे हिमालय है ना, और इस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो भारत की नंबर 1 मतलब सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और लोटसे ये तिब्बत में है। मकालू, और ये मकालू जो पड़ेगा आपका नेपाल में पड़ेगा।
नेपाल। नेपाल हिमालय में महान हिमालय के अंदर करती ही ये यहाँ पर मकालू पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। दो बार दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो यहाँ पर आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव ये इस के अंतर्गत दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं सफलतापूर्वक। माउंट एवरेस्ट को दो क्षेत्र से जाया जा सकता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर दो तरफ से जा सकते हैं, नेपाल से भी जा सकते हैं और चीन की तरफ से भी जा सकते हैं। किंतु चीन की तरफ से ये ऐसी स्थिति है, ये यहां पर इधर से पहुंचना आसान है, लेकिन इस ओर से कोई नहीं जाता है। लेकिन यह नेपाल के क्षेत्र से, जो कि एकदम खड़ी चढ़ाव है, यहां से ही सभी लोग जाते हैं, पहुंचते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर आप जानते होंगे K2 पहला लिखा हुआ है ऑप्शन में, K2। दूसरा ऑप्शन में लिखा है कंचनजंगा, और तीसरा है नंदा देवी, और चौथा है एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट। और यहाँ K का मतलब K2 है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसे K2 को कहा जाता है। अब ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की पूछा है तो कोई बात ही नहीं है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की नंबर 1 चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन गॉडविन ऑस्टिन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की, यदि कहूं तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि K2 मतलब यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। कहाँ है? तो ये काराकोरम पर्वत में, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब है कंचनजंगा। यह भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय है हमारा महान हिमालय वाला क्षेत्र, और ये यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। किंतु विश्व की, यदि विश्व के स्तर पे देखें तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहली ये माउंट एवरेस्ट है विश्व की, और ये दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये K2 है, जो दूसरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी की यदि बात करें तो यह यूके मतलब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी पॉइंट को याद रखना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कंचनजंगा। किंतु यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा के बारे में एक बात और बता रहा हूं, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखो ये K2 हिमालय में शामिल नहीं है, हिमालय केवल ये वाला भाग है। यहाँ पर जो है मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय को ही हम हिमालय के अंतर्गत रखते हैं, और पूर्वी पहाड़ियों को रखते हैं। तो यहाँ हमारे हिमालय में सबसे ऊंची चोटी ये है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? तो यह अभी अभी आपको बताया मैंने, सिक्किम में स्थित है ना? हिमालय की ऊंची चोटियों में कंचनजंगा कहां पर स्थित है? तो कौन से हिमालय में आएगी? तो ये यहाँ पर आपका हिमालय आएगी, मध्य हिमालय मतलब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएगी। ये यहाँ पर अपने को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटियों में कंचनजंगा सिक्किम में होगी। नंदा देवी चोटी कहाँ है? अभी अभी आपको बताया है, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? उत्तराखंड की है ना? तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, असम हिमालय में है, या गढ़वाल हिमालय में है, या नेपाल हिमालय में है, और पंजाब हिमालय। तो ये प्रादेशिक विभाजन है हिमालय के। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रादेशिक विभाजन कैसे हैं।
तो यहां से आपकी ये सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी, और यहां जा रही है सतलज नदी। सतलज और सतलज, लेकिन पूछा गया असम हिमालय, तो इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं? इस वाले भाग को जो सिंधु से लेके सतलज के मध्य में है। यहां से शारदा नदी जा रही है, शारदा, और शारदा और सतलज के बीच में जो है उसको हम गढ़वाल हिमालय बोलते हैं। इसी को हम कुमायूं हिमालय भी बोलते हैं। मतलब उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय भी कहा जाएगा इसे, और कुमायूं हिमालय भी कहा जाएगा। ठीक है, और इसी भाग में नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? इसी कुमायूं हिमालय की, या गढ़वाल हिमालय की, या उत्तराखंड की पूछी जाए तो सबसे ऊंची चोटी इधर की है ना, उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, बाकी नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो इधर से ये नदी जा रही है तिस्ता, इसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता और शारदा के बीच वाला जो भाग है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और इधर से जा रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र और तिस्ता के बीच में जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट, नंदा देवी स्थित है कहाँ है? उत्तराखंड में। अभी अभी आपको बताया उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु, भाई अपने को इतना याद रखना है, गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह सबसे पुराना कौन सा पर्वत है हमारे देश का? तो जिसका नाम है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर इसी को हम बोलेंगे। तो ये गुरु शिखर जो है ये आपके उदयपुर के पास में जो माउंट आबू की पहाड़ियां हैं, माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है गुरु शिखर। माउंट आबू की पहाड़ियों में है गुरु शिखर, इसका मतलब राजस्थान में है, उदयपुर के पास है। इतना थोड़ा सा विस्तृत याद रखना। वहां पर दिलवाड़ा के मंदिर उसके आसपास, मतलब माउंट आबू में जो है, माउंट आबू में गुरु शिखर की बात नहीं कर रहा हूं, माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर हैं जो जैन मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं। और उसी के आसपास, उसी माउंट आबू पर ही गुरु शिखर पर्वत है या चोटी है। निम्न में से कौन हिमालय या कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व में से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? अब यहाँ पर सही क्रम देखो, पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम देखना है। कभी उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है, कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब पूछा जाएगा, कभी दक्षिण से उत्तर पूछा जाएगा। ये ट्रिक जरूर आपको याद रखना है। मतलब जब भी आप देखो तो लोकेशन ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? निम्न में से हिमालय के पूरब से पश्चिम की ओर की दिशा में सही क्रम बताइए। मतलब हमें इधर से इधर जाना है। क्लियर बात? अब यहाँ पे पूछा है धौलाधर कंचनजंगा। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, तो आप पहले ये देखो, धौलाधर, धौलागिरी कहाँ है? धौलाधर नहीं, धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। तो ये धौलागिरी हो गया नेपाल में। फिर कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा कहाँ है? ये यहाँ है कंचनजंगा। फिर है मकालू, और मकालू है आपका नेपाल में। यहां पर कंफ्यूजन आपके हो सकता है कि मकालू इधर है कि धौलागिरी इधर है, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो कैसे इसको बाहर निकालते हैं समझाऊंगा। और माउंट एवरेस्ट, ये यहां पर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आया कि एक और है इधर नामचा बरवा, जो कि पहले वाले में नहीं था। ये नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? पूरब से पश्चिम, मतलब इसमें देखो सबसे पूरब में कौन दिखाई दे रहा है? नामचा। तो नामचा यहाँ है और नामचा यहाँ है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को पकड़ लें। पहले तो इन दो में से कोई एक होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट जो है इनको हटा देते हैं। अब नामचा बरवा इधर भी है, नामचा बरवा इधर भी है, तो इधर का तो कहानी हो गई। नामचा बरवा के बाद में कौन आना चाहिए? कंचनजंगा आ रही है। कंचनजंगा यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ तक भी अपनी समस्या सोल्व नहीं हो रही। लेकिन यहाँ देखो नंदा देवी लिखा है और यहाँ लिखा है नंदा देवी।
नंदा देवी का लोकेशन देखो, माउंट एवरेस्ट यहाँ था और नंदा देवी उत्तराखंड में था। ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो इधर से आएगा नामचा बरवा और इधर से आएगा नंदा देवी। इन दोनों को पकड़ के देखो तो नामचा बरवा और नंदा देवी ये सबसे पश्चिम में है और ये सबसे पूरब में है, और बीच में चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सटीक निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा है और माइनस मार्किंग में इसी प्रेशर के कारण हम गलत भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन सी है। पहले तो ये देखो कुल्लू घाटी कौन से राज्य में है, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू घाटी जो है कहाँ है? अब पहले हिमाचल प्रदेश देखो, हिमाचल में कौन कौन सा पर्वत होगा, तो लद्दाख और पीर पंजाल तो हिमाचल में है नहीं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय ये है, लेकिन सटीक आंसर इसका ये है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। समझिएगा, क्योंकि नाग टिब्बा जो है यह उत्तराखंड में पड़ता है और रणज्योति ये भी, लेकिन हम बात कर रहे हैं धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां, तो ये है महान हिमालय। इधर से है पीर पंजाल और यहाँ है धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर का जो बीच वाला भाग है वहीं पर कुल्लू घाटी स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में कौन सी? कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय एकदम सटीक आंसर नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? कुल्लू घाटी कहाँ है? आपका आंसर होगा धौलाधर और पीर पंजाल। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना पड़ेगा, पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चांगला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। देखो पहले जब बात करें, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर साथ साथ थे, तो उस समय के अनुसार ये जम्मू कश्मीर सही था। लेकिन अब कहाँ है चांगला? यह कहाँ है? तो चांगला है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, ये सब दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा, ला का मतलब ही होता है दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी का बीच का ऐसा कोई क्षेत्र जो ऐसा कटा हुआ है, तो हमारे इधर से जाने आने के लिए काफी आसान होता है। नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो इसी को हम दर्रा या पास कहते हैं, है ना। इसी को ला, तिब्बती भाषा में ला कहा जाता है। तो रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, कोई बात ही नहीं है इसमें तो, है ना। और क्या है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर बोमडीला स्थित है। सेला उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? उत्तराखंड के बजाय यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला, मतलब सेला दर्रा कहाँ है? ये यहाँ पर तवांग जिले के आसपास पड़ता है। तवांग कहाँ पर, कौन से राज्य में? ये अरुणाचल प्रदेश में। सवाल क्या पूछा हमसे? कौन सा सुमेलित नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए। तो सुमेलित ये सेला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी सभी सही थे ऊपर वाले। ठीक है, नेक्स्ट। पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट, अब समझिएगा पाल घाट कहाँ है ना। तो पाल घाट भी है, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डोमम लिखा है, नीलगिरी की पहाड़ियां, और अन्नामलाई लिखा है, अन्नामलाई, कार्डोमम लिखा है, कार्डोमम पहाड़ियां, और पलानी की पहाड़ियां लिखा है। तो अब इनका लोकेशन देखो, जब भी क्वेश्चन आंसर सोल्व करो इस प्रकार के भूगोल के सवाल, तो मैप जरूर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और ये यहाँ पर है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और फिर उसके बाद शुरू होती हैं अन्नामलाई, और फिर यहाँ शुरू होती है कार्डमम पहाड़ियां, और इधर से जो जा रही हैं उनका नाम है पलानी। ये पलानी हो गया, कार्डमम हो गया, अन्नामलाई हो गया, और क्या है ये सहयात्री हो गया। इन्हें सहयात्री बोलते हैं ऊपर की पहाड़ियों को। ये पश्चिमी घाट है पूरा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिमी घाट। क्या पूछ रहा है? पाल घाट कहाँ है? तो पाल घाट केरल में है। यहाँ पर पाल घाट कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा, ये इस वाले भाग में।
अब पालघाट के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? किसके मध्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां भी देखो, तो नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ेगी यहाँ इस वाले भाग में। ठीक है, मतलब यदि मैं इसको और सटीक बनाऊं, ये पलानी, ये नीलगिरी, यहाँ पर पड़ता है आपका पालघाट, ये, और ये पड़ती है आपका कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ियां, और यहाँ पड़ती है पलानी की पहाड़ियां। एटलस आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको देखेगा। तो सटीक आंसर क्या मिलेगा? तो आपको आंसर देना है नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां, क्योंकि कार्डमम की पहाड़ियां तो ये यहाँ हैं, तो अन्नामलाई की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियां और कार्डमम की पहाड़ियां तो बहुत दूर दूर हो जाएगी। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई की यहाँ पर ही आपका पालघाट है। तो हम बोलेंगे इसमें, यदि ये सह्याद्री पहाड़ियां लिखता तो ज्यादा सटीक होता। सह्याद्री पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में है, लेकिन इसने सह्याद्री का ऑप्शन नहीं दिया। इसका मतलब है कि अन्नामलाई पूछना चाह रहा है और फिर नीलगिरी हमसे पूछना चाह रहा है। तो नीलगिरी, और ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर है, और यहां पर जो दर्रा है सेन कोट घाट है, इन दोनों के बीच में। कौन सा है? सेन कोट घाट। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां पलानी के बीच में कोई भी इस प्रकार के घाट नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां सटीक नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? ये वाला। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहां पर फिर से आपको देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। नहीं पर फोकस करना है, वहां गोला लगाना, ताकि माइंड को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी से निकलती है? स से शिव किला और स से सतलज, सतलज नदी के द्वारा अपर्दन से बना है ये शिव किला। महान हिमालय में स्थित है। लिपुलेक, ये भी महान हिमालय में, सारे सारे महान हिमालय में है। तो लिपुलेक ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भाई हिमालय ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है, तो फिर क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग है, केवल मैदानी भाग है। हिमालय है तो उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड यदि ऑप्शन में होता है यहाँ पे, तो हम सही आंसर लगाते। नाथुला बिल्कुल सिक्किम में है, सही सही है अभी। और जोजिला ये कश्मीर घाटी में बिल्कुल है, जोजिला कश्मीर में है। ठीक है, तो अब क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये लिपुलेक सुमेलित नहीं है, मतलब सही आंसर क्या हुआ आपका? लिपुलेक। कहाँ है? उत्तराखंड में है। यूके बोले उत्तराखंड में है। क्लियर? अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो नाथुला है सिक्किम में, नाथुला, और एक और है जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला। ये दोनों सिक्किम से जो भी माल आता है वो नाथुला से आता है, लेकिन यहीं के पास में सिक्किम है, तो मतलब सिक्किम, मतलब चीन से जो भी कचरा माल आया उसको झेलता है, भारत झेलता है जेलेपला से आने वाला। मतलब जेलेपला और नाथुला ये दोनों पास पास है, लेकिन मुख्य रूप से नाथुला से माल आता है। याद रखने के लिए बताया है ना। सिक्किम झेल रहा है किसका? चाइना के जो खराब माल है उसको झेल रहा है। इस प्रकार से अपन कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कोई ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है। तो फिर जैसे ही नहीं आता है उसके ऊपर फोकस करना है हमको, है ना। चलिए, तो लिपुलेक उत्तराखंड में अभी देखा हमने। नाथुला यही गड़बड़ हो गया। कहाँ है ये नाथुला? सिक्किम बताया, सिक्किम। फिर रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट केरल में बताया अभी अभी। तो क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला, क्योंकि यह सिक्किम में है।
माना दर्रा कहाँ है? माना, तो माना की नीति लिपुलेख, ये माना की नीति और लिपुलेख ये दोनों उत्तराखंड में है। माना की नीति और नीति यह कहती है कि लिपुलेख उत्तराखंड में है। ठीक है, माना की नीति ये कहती है कि, और ये सारे वो महान हिमालय में ही मिलेंगे, तो उत्तराखंड में आ गया आंसर। माना की नीति, माना की नीति का मतलब क्या हुआ? ये उत्तराखंड जो है यहां पर माना, फिर आगे जाएंगे तो नीति, और फिर आगे जाएंगे यहाँ तो लिपुलेख दर्रे हैं। माना नीति दर्रा, तो माना की लिपुलेख दर्रा, माना की लिपुलेख दर्रा और की नीति यह है कि वह उत्तराखंड के महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, ऐसे करके हम इसका ट्रिक बना के याद करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, कृंगी और विंगरी नीति माणा क्या है? अब सुनो, अभी बताया मैंने, माणा भी बोलते हैं नेपाली भाषा में, या इसको माणा कहा जाता है, वैसे यह माना है, और यह क्या है? नीति है। नीति तो बताइए अभी, तो नीति और माना ये दोनों क्या है? दर्रे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब इसी के साथ में लगा है किंगरी और विंगरी। किंगरी विंगरी नीति माणा, और ये सब दर्रे हैं, और ये कहाँ हैं? तो यह महान हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, दर्रे है। ठीक है, दर्रे का मतलब पास, पास शब्द याद रखोगे, इधर से उधर जाने आने का भाग। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? अब यहां पर याद रखिए, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर, हिमनद का मतलब ग्लेशियर। अब सिक्किम, ये जो सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये हमारे इस काराकोरम पर्वत में स्थित है, सियाचिन, जो कि भारत का सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, और यह लगभग 75 किलोमीटर के आसपास लंबा है, और यह सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा? सियाचिन में। बाल्टोरा भी यहीं पे आगे पड़ता है, आप एटलस में देखोगे बाल्टोरा ग्लेशियर यही जम्मू लद्दाख में है। चोंगोलुंगमा, ये चोंगोलुंगमा भी आपके यहाँ तिब्बत में पड़ेगा। बियाफो, बियाफो भी इसी अपने काराकोरम पर्वत में स्थित है। ये सब कुल मिला के लद्दाख में है, और चोंगोलुंगमा यह लद्दाख के पास आगे जाएंगे तो तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। कुल मिला के आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, 1000 बार पूछा हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर। कौन से दो देशों के बीच में विवादित है, ये सवाल भी बार बार आया है, तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर भारत और, लिखो पहले कमेंट से लिखो, उसके बाद मैं बोलता हूं, भारत और कौन से राज्य देश के बीच में विवादित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चीन लिखा है मतलब चीन में होगा, नहीं, भारत और सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? अभी अभी बताया, लेकिन ऐसे हमने तो पढ़ रखा है, सब लोगों ने पढ़ रखा है कि दुनिया का, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर या हिमनद सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन सियाचिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? निम्न में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कंचनजंगा ग्लेशियर सबसे बड़ा है। सॉरी, गंगोत्री, माफी चाहूंगा, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, मैं जल्दबाजी में बोल गया। और ये कहाँ है, थोड़ा सा इनका लोकेशन देख लेते हैं। यह सबसे बड़ा है, उत्तराखंड की एग्जाम, यूपीपीसीएस की एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। गंगोत्री सबसे बड़ा है इनके अंदर, लेकिन केदारनाथ भी यूके उत्तराखंड में है, गंगोत्री यूके उत्तराखंड में है,
रुंडुन, यह सिक्किम, सॉरी, कंचनजंगा यह सिक्किम में है। ठीक है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, मतलब जिसे भागीरथी बोलते हैं। और केदारनाथ, यहां से जो नदी निकलती है उसके नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी है। और यहां से जो गंगोत्री से निकल रही वो है भागीरथी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद है, अब बताइए। अब इसके अंदर ये इस प्रकार का सवाल आया, क्योंकि गंगोत्री पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ठीक था, लेकिन इसके अंदर देखें तो सियाचिन ग्लेशियर विशालतम, मतलब सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है, जो लद्दाख क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। ठीक है। और नेक्स्ट, अब आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी कहाँ है? तो चोराबाड़ी, अच्छा, ये जो ग्लेशियर है बहुत सारे, इनको सबको अलग से पढ़ाया गया है, क्लास में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ग्लेशियर की या दर्रे की पर्टिकुलर अलग से एक क्लास ले ली जाए तो वो मैं ले लूंगा, और यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, या फिर आप कहोगे तो लाइव लेना है तो लाइव ले लूंगा। बस आपको कमेंट से लिखकर मेरे को बताना होगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ है? तो केदारनाथ के दक्षिण में है, केदारनाथ के दक्षिण पश्चिम में है, केदारनाथ के उत्तर में है, और केदारनाथ के पूरब में स्थित है। यह 2013 में एक घटना घटित हुई थी यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम में सवाल भी पूछा है हालांकि ये, लेकिन 2013 में एक घटना घटित हुई थी कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से के फिसल जाने से, मतलब उसके स्लाइड हो जाने से, खिसक जाने के कारण यहाँ पर केदारनाथ में त्रासदी हो गई थी, है ना। तो अब ये रात की बात थी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखो ऐसे है, ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, और ये महान हिमालय। यहाँ है चोराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ से आ रही है मंदाकिनी नदी, यहाँ पर है केदारनाथ। समझ में आया? ये है उत्तर वाला भाग और ये है दक्षिण वाला भाग। अब बताइए कि ये केदारनाथ है, तो केदारनाथ के कौन सा भाग हुआ? उत्तर की तरफ हुआ, क्योंकि उत्तर की तरफ से ही नदी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तर में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित था, उत्तर से खिसक के आया, तो ये इस प्रकार से मंदिर था, और इधर से ग्लेशियर खिसक के आया, तो जिससे आसपास के क्षेत्र में काफी बाढ़ आ गई, तबाही हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला, निम्न हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? प्रक्षेत्र का मतलब क्षेत्र, प्रदेश में, है ना। तो कहाँ है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। अब कुमायूं, गढ़वाल, ये दोनों क्षेत्र को क्या कहा गया था? कहाँ पर है ये दोनों ही? तो उत्तराखंड में है। अब हिस्पार कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड के लद्दाख के काराकोरम में स्थित है हिस्पार ग्लेशियर। जेमू, यह ग्लेशियर सिक्किम में है, जेमू। मिलाम, यह यूके उत्तराखंड में है। और रूपल, इसको अभी देखना पड़ेगा, लेकिन मिलाम जो है यह उत्तराखंड में है, और मिलाम ग्लेशियर से ही शारदा नदी निकलती है। तो ठीक है, उत्तराखंड आपको इतना याद रखना है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों का निर्माण हुआ, कौन से युग में हुआ था? तो ये आपको क्लास में बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए, बेसाल्ट जब भी बना इस पृथ्वी के, भारत में विशेष करके, भारत में यदि बेसाल्ट की बात आ जाएगी, बेसाल्ट चट्टान कौन से युग में बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान, पहले तो बेसाल्ट चट्टान से कौन बना? मालवा बना। और कौन बना? महाराष्ट्र का पठार बना। यहां देखिए, एक युग था क्रिटेशियस युग, और उस क्रिटेशियस युग में यहां पर एक दरार पड़ गई,
और उस दरार से जो लावा निकला तो काफी दूर तक फैल गया क्योंकि पतला था और दोनों तरफ फैल गया ऐसे, और ये यहां तक आया। अब बताइए, एक भाग यहां बन गया, ये एक भाग ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। ये सभी लावा से बने हैं। कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। क्या बताया? यह प्रायद्वीपीय पठार क्रेक हो गया, क्रेक हुआ। प्रायद्वीपीय पठार क्रेक हुआ मतलब टूट गया, और ये क्रेक हुआ, टूटा। क्रेक होने की वजह से अंदर से लावा बाहर आने लगा, तो क्रेक से याद रखोगे क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। मालवा का पठार का निर्माण क्रिटेशियस में हुआ, महाराष्ट्र के पठार का निर्माण क्रिटेशियस में हुआ, और ये यहाँ पर गुजरात के अंदर जो काठियावाड़ का पठार है यह भी क्रिटेशियस में निर्मित हुआ। मतलब तीनों एक साथ साथ बने हैं। ठीक है, कौन सा बताया? यहां पर काठियावाड़, काठियावाड़ का पठार। ठीक है, तो क्रिटेशियस युग में हुआ, प्लीस्टोसिन में। क्रिटेशियस में तो हो गया आपका बैसाल्ट चट्टान से निर्मित पठार, जितने भी ये तीनों बताए हैं। प्लीस्टोसिन युग में कौन निर्मित हुआ? तो प्लीस्टोसिन युग में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। शिवालिक। अब आप मुझे लिख दोगे कि यह जियोलॉजिकल जो स्केल के अकॉर्डिंग ये जो युग हैं, ये जो महाकल्प हैं या कल्प हैं या युग पीरियड इनको बोला जाता है, ये इसको कैसे याद करना है उसकी स्केल बता दो, तो उस स्केल को, मतलब जियोलॉजिकल स्केल को मैं आपको समझा दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा। कार्बनिफेरस युग में किसका निर्माण हुआ था? कार्बनिफेरस में कोयला बना था। कोयला। आपके जो एमपी में कोयला है, झारखंड में कोयला है। एमपी, झारखंड, या जो हमारी नदियां हैं, सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, और एक और है आपकी गोदावरी नदी घाटी, इनमें जो कोयला मिलता है वो कोयला कौन से युग में बना? कार्बनिफेरस युग में बना। गोंडवाना युग का कोयला है ये। इसी कार्बनिफेरस को ही गोंडवाना युग कहा जाता है। मायोसिन में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसिन युग में हुआ, इसलिए इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। मेघालय का पठार है कहाँ है? अब कहाँ है तो मेघालय में है, ऐसा तो कभी पूछेंगे नहीं। मेघालय का पठार कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, लेकिन ये किसका भाग है? मेघालय का पठार भाग है, हिमालय का है, प्रायद्वीप का पठार का है, पूर्वी घाट पर्वत का है, या सतपुड़ा पर्वत का भाग है। देखिए, ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल माइनस मार्किंग में आते हैं, या क्योंकि ये यूपीएससी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है, कई अलग अलग एग्जाम में ये सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के एग्जाम में भी है। चलिए देखते हैं अपन। मेघालय, पहले तो देखो हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला हिमालय मेघालय में आ रहा है क्या? हिमालय नहीं आ रहा है। ये पूर्वी पहाड़ियां हैं, तो ये भी हिमालय का ही भाग है? नहीं। ठीक है, तो लेकिन मेघालय इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो फिर किस में है? अब देखिए, यहां पर है आपका प्रायद्वीप का पठार, ये प्रायद्वीप का पठार। और जब हम पढ़ते हैं उस समय आपको बताया होगा, जो आप पढ़े होंगे तो, कि ये हमारा प्रायद्वीप का पठार ऐसा, ये पूरी प्रायद्वीपीय प्लेट आ रही थी, और ये दक्षिण से आई है, अफ्रीका महाद्वीप के वहां से टूट कर अलग होकर आई है। लेकिन कालांतर में, लगभग ये बात है सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत, जब महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय बन रहे थे, उस समय यहाँ पर दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गया, और भ्रंश पड़ने के कारण यह क्षेत्र ऐसे अलग अलग हो गया। इधर से टूट गया, इधर से टूट गया, यहाँ दोनों तरफ से टूट गया। तो यह बीच वाला जो भाग था, ये बीच वाला भाग खिसक कर नीचे चला गया। जब ये नीचे चला गया तो ये यहाँ वाला भाग ऊपर दिखा और ये वाला भाग ऊपर दिखा। तो ये जो भाग नीचे गया, इसी भाग पर क्या बन गया? यहाँ पर डेल्टा बना। क्या बन गया? डेल्टा। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इस वाले भाग में बन गया, और ये वाला भाग बन गया मेघालय का पठार, और इधर वाला बन गया छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार इधर हो गया, मेघालय का पठार इधर हो गया, मतलब दोनों एक साथ थे, दोनों का नेचर लगभग लगभग समान है। तो हम कहेंगे कि ये मेघालय का भाग किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का खंड का, है ना, भाग है। ठीक है, नेक्स्ट किससे अलग हुआ? छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ। इसके बीच में कौन है? तो ये कहेंगे इस वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है गारो, मालदा गारो गैप। यहाँ पर ये जो आपको पश्चिम बंगाल वाला भाग दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर के पठार के, यहाँ पर इसको बोलते हैं मालदा, है ना। और यहाँ गारो पहाड़ियां है, गारो पहाड़ियां। तो इन दोनों को मालदा गारो पहाड़ियों के नाम से इस गैप को बोला जाता है, मालदा गारो गैप बोलते हैं भूगोल के अंदर, भौगोलिक दृष्टि से, जियोलॉजिकल दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? ये सवाल आ चुका है, बिहार की एग्जाम में आए हैं। देखिए छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? एक अग्र गंभीर पठार है, या एक पदस्थली पठार है, या एक गर्त है, या समप्राय भूमि का उदाहरण है। इन सबको अभी आपको पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको समझिए सीधा सीधा। समप्राय भूमि किसको बोलते हैं? यदि कोई बहुत ऊंचा पर्वत हो या पठार हो और वह अपर्दित होते होते यदि वो ऐसी स्थिति में आ जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए, यहां से अपर्दन होते होते यहां तक आ गया, मतलब यह पठार जो था, यह जो पर्वत रहा होगा, यह एक मैदान में परिवर्तित हो गया, लगभग समप्राय मैदान, लगभग समप्राय हो गया, समतल हो गया, इसको हम समप्राय मैदान कहते हैं। और लेकिन यह हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, आंतरिक बल के कारण समप्राय मैदान बनने के बाद फिर से ऊपर उठ गया। जो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, भूगोल की परिभाषा के अनुसार 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा है समुद्री सतह से, तो उसे हम पठार कहते हैं। तो यह कम से कम 2 से 3 बार ऐसे ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद फिर से अपर्दन होकर यहां तक पहुंचा, फिर ऊपर उठा, फिर अपर्दन होते हुए यहां तक पहुंचा और फिर ऊपर उठा, ऐसे करोड़ों सालों से चल रहा है। इसी कारण यहाँ नीचे के जो खनिज थे वो कहाँ आ गए? इस वाले भाग पर आ गए। यही कारण है छोटा नागपुर का पठार खनिजों में सबसे ज्यादा संपन्न है। तो एक संप्राय भूमि का उदाहरण है। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यह एमपी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत कहाँ है? ये देखिए अरावली पर्वत है यहाँ। दूसरा क्या पूछा? दूसरा कह रहा है कि कौन सा? विंध्यन श्रेणियां, ये विंध्याचल श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत है ना, ये विंध्याचल है। अब इन दोनों के बीच में कोई पठार है, तो इसमें देखिए मालवा का पठार कहाँ है, इसका लोकेशन देखिए, मालवा का पठार का लोकेशन है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार यहाँ है। तीसरा दक्कन का पठार कहाँ है? तो दक्कन का पठार यहाँ है। चौथा प्रायद्वीप पठार कहाँ है? तो ये पूरा पूरा प्रायद्वीप पठार है। अब हमसे क्या पूछा गया? अरावली और विंध्यन। तो अरावली और विंध्यन के बीच में कौन आ रहा है? मालवा, मालवा का पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया मालवा का पठार। दक्कन दंडकारण्य का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, झारखंड उड़ीसा में है, या छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, या फिर आंध्र प्रदेश और झारखंड में। पहले तो इसका लोकेशन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। दंडकारण्य का पठार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है यहाँ, और यहां से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है, अब बताओ क्या मध्य प्रदेश में है? क्या नहीं है। तो मध्य प्रदेश में नहीं तो कहां है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्या आंसर है? क्या ये वाला? ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो संभव नहीं है, उसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। झारखंड उड़ीसा में यहां संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर क्या है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये दिख रहा है। आंध्र प्रदेश और झारखंड, झारखंड यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है। अब बताओ कैसे हो सकता है इन दोनों में? तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया?
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हमें इस प्रकार के लोकेशन को देखकर सटीक आंसर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ सफल वही होगा जो ट्रिक के साथ में और सही तरीके से एनालिसिस करके आंसर निकाल रहा है, वह ज्यादा सही सवाल लगाएगा। दंडकारण्य के पठार के बाद में आता है अपना दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? अब बताइए, भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में है, पूर्वी भाग में है, मध्यवर्ती भाग में है या पश्चिम भाग में? तो दंडकारण्य भारत, ये दंडकारण्य है। दंडकारण्य, अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। ये दंड का जंगल है जहां पे पहले नक्सली काफी ज्यादा मात्रा में थे। ठीक है, तो उत्तरी भाग में तो इधर तो है नहीं, चलो भाई ये भी गलत नहीं हुआ। पूर्वी भाग में इधर भी नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। फिर कौन सा है? पश्चिमी भाग में इधर भी नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो फिर अब बचा क्या? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्षेत्र है। इस प्रकार से सटीक आंसर निकाल सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है ना? मुंबई से, चेन्नई से, कोचिन से या विशाखापट्टनम से? तो यहाँ पर सामान्यतः हम लोग जो नापते हैं, भारत का समुद्री तल नापा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चेन्नई इसका आंसर है। क्योंकि अब ये ऐसा क्यों है, चेन्नई से ऐसा क्यों है, इसके पीछे यहाँ पर डिपेंड करता है जो आपके जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो समुद्री सतह जिसको बोले अपन कि हमारे समुद्री से संबंधित अध्ययन करने वाले जो संस्थान हैं, वो कहाँ लोकेट हैं। अच्छा, एक कारण और है इसका, एक कारण और है। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार सामान्यतः ऐसे टिल्ट हुआ है, ऐसे टिल्ट हुआ है। इधर का भाग ऊंचा है, इधर का भाग नीचे है। दूसरा कारण एक और ये भी है, तो इसलिए मुंबई और जो कोच्चि शहर है, ये अपेक्षाकृत समुद्री सतह से थोड़ा सा ऊंचा होगा, चाहे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो। लेकिन चेन्नई वाला भाग जो है वो बिल्कुल सटीक पड़ता है। इस आधार पे यहाँ आंसर बताया जाता है। चलिए, कुल मिला के हमने जो अभी तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इन प्रश्नों से संबंधित आपके माइंड में कोई भी डाउट आए तो आप निश्चित ही मुझे कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं, ताकि मैं इससे संबंधित फिर से अलग से एक छोटे वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और आप रोज इस प्रकार से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं सवेरे 8 बजे। ये एमपीपीएससी के लिए इस प्रकार से चल रहा है। और यदि कुछ मैटर आपको पढ़ना है तो मैं इवनिंग में ज्योग्राफी की क्लास अलग से ले रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।